आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके बारे में मैंने आप डिटेल में कहा था कि वो मोजले द्वारा दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसका नाम मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी रखा था। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, जो कि आधुनिक समय में चलती है। माने आज भी हम जो चलती है आवर्त सारणी वो दीर्घाकार आवर्त सारणी चलती है। इसे इंग्लिश में हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मैं आपको ये यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि देखिए, आवर्त सारणी जो है एक मेंडलीव की खुद की अपनी आवर्त सारणी है, जिसे हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। उसको भी मैंने बनाया पिछले लेक्चर में। उसके बाद मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी हमने पढ़ी, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी किसी एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक के द्वारा दी गई नहीं है। जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है, उसी को उन्होंने एक बड़े रूप में संशोधित, परिमार्जित मींस बहुत ठीक करके अरेंज उसको किया, एक बड़ा रूप उसका हमें मिला। इसलिए हम इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए आप किसी एक विशेष वैज्ञानिक को क्रेडिट नहीं देते हैं। उस समय तत्कालीन वैज्ञानिकों ने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को ठीक माना, लेकिन उसको और अच्छे से अरेंज किया। अरेंज करते समय उसका रूप बड़ा हो गया, इसलिए उसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके लिए मैंने बोर्ड पर बनाई हुई है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस आवर्त सारणी में देखिए जो खड़े खाने हैं, क्योंकि हम पिछले लेक्चर से जान चुके ही हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी बात एक ही है। बस आधुनिक आवर्त सारणी को हमने बड़े रूप में अरेंज किया। तो जो खड़े खाने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में थे, तो इसमें भी जो खड़े खाने हैं उनको हम वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो आप अगर इन्हें काउंट करें खड़े खाने, तो इसमें 18 हो गए हैं। और 18 भी कैसे हो गए मैं बता देता हूं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो एक ही कॉलम में अंदर फर्स्ट ए और बी लिखा था, अब उनको अलग जगह बना दिए, अलग उनके कॉलम, खड़े कॉलम बना दिए हैं। तो 7 तक 2 उसमें थे, अंदर ही अंदर, यहां अलग अलग कर दिया। तो 7 दूनी 14 खाने तो वो हैं। 8th वाले वहां खाने में 3 भाग हो रहे थे, तो उन 3 भागों को अलग अलग कर दिया है। तो 14 और 3 17, और 0 वाला उसमें भी अकेला था आधुनिक आवर्त सारणी में, यहां भी अकेला, तो 18। तो इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े खाने हैं, और इसीलिए 18 खड़े खाने जब अलग अलग करके बनाए गए तो उसका बड़ा रूप हो गया, इसीलिए इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी हम कह रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ काउंटिंग में भी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े खाने हैं, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। यहां पर एक बात और क्लियर करता चलूं, देखिए इनको प्रदर्शित तो वर्ग को रोमन नंबर से ही करते हैं, जो कि किया हुआ है। और जिनमें 1 से लेकर 7 तक के जो खड़े खाने हैं, जो वर्ग हैं, वो 2 उपवर्गों ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी में विभाजित किए हुए हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर उसके बाद थर्ड बी आता है। तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। फर्स्ट सेकंड, सेकंड के बाद तो काउंटिंग थर्ड ही आएगी, लेकिन थर्ड का बी आता है। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ। तो जो 8th नंबर का वर्ग है उसमें ए बी सी रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि 8th के 3 खड़े खाने हैं, तो उनको ए और बी वर्ग ना कहकर उनको 8th ही कहा गया। उसके बाद 8 से ज्यादा तो वर्ग है नहीं, तो 8 के बाद कौन सी गिनती आएगी, फिर फर्स्ट आया। लेकिन फर्स्ट का ए तो आ चुका था, बी आ चुका था, वाला फर्स्ट का ए और सेकंड ए आ चुका था, लेकिन फर्स्ट का बी नहीं आया था। तो फर्स्ट का बी, सेकंड बी। अब आप देखिए सेकंड का बी आ गया, तो काउंटिंग के हिसाब से तो सेकंड के बाद थर्ड आएगा, लेकिन थर्ड का बी यहाँ आ चुका है, तो इसलिए थर्ड के ए से स्टार्ट होगा। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और सेवंथ ए के बाद 0 बचा, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 के तो तीनों पूरे हो गए थे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्रम किस प्रकार से है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, काउंटिंग के हिसाब से सेकंड के बाद थर्ड आएगा, लेकिन थर्ड का बी, और फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, सेवंथ के बाद एट्थ, और 8th के बाद कोई और नंबर ग्रुप इसका ज्यादा है नहीं, तो 8th के बाद फिर से हम फर्स्ट पर आए, लेकिन फर्स्ट का ए पहले आ चुका है, इसलिए बी। फर्स्ट का सेकंड आएगा, सेकंड बी। सेकंड के बाद काउंटिंग के हिसाब से थर्ड आएगा, लेकिन इसका थर्ड का बी जो सब ग्रुप है वो यहाँ आ चुका था, तो ए बचे हैं, तो ए वाले लिख दिए। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0। इस प्रकार से 18 खड़े खाने हैं। इनको आप रोमन नंबर से प्रदर्शित करते हैं। इनके उपवर्गों को ए और बी अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। 8th में जो उसके उपवर्ग हैं उनको हम किसी भी अक्षर से प्रदर्शित नहीं करते, उनको ऐसे 8th लिखते हैं। और एक 0 के लिए कोई उपवर्ग यूज नहीं किया जाता है, कोई अक्षर प्रयोग नहीं किया जाता है उसके
वर्ग को लिखते समय जीरो वर्ग को जीरो नंबर लिखा जाता है। तो मैं क्लियर ये कर दूं कि 1984 में IUPAC ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर चेंज किया। क्या चेंज किया? उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्ग को आप रोमन अंकों से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ठीक बात है, उसके सब ग्रुप माने उपवर्ग को A और B अक्षरों से अंग्रेजी के प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हम इनको सिंपल जो नंबर्स होते हैं वो भी दे देंगे। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो ये खड़े खाने हैं इनको रोमन अंकों की जगह किससे प्रदर्शित किया गया? काउंटिंग से। जो नॉर्मल नंबर्स हैं काउंटिंग के गणना के, उनसे प्रदर्शित किया गया, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसलिए सुनने में अब आता है कि पहले वर्ग के तत्व, जिन्हें हम फर्स्ट वर्ग भी कहते हैं, कोई कह देंगे 17वें वर्ग के, तो 17वां नंबर की बात कर रहे हैं, वो 17वां खड़ा खाना, तो 17वां वर्ग माने 7th वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर वो कह दें छठा वर्ग तो माने 6th B की बात हो रही है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। इस प्रकार से वर्गों की बात हो गई। इसके बाद होते हैं इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त हैं। तो आवर्त कहते हैं जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको आवर्त का नाम दिया गया। तो इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, उनको सामान्य अंकों से ही प्रदर्शित किया जाता था पहले भी, और इसमें भी सामान्य अंकों से ही उनको प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 क्षैतिज पंक्तियां। तो देखिए पहली पंक्ति में केवल 2 ही तत्व आपको दिखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व आपको दिख रहे हैं। तीसरे में देखेंगे इसमें भी 8 है। तो पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं, जबकि बात अगर चौथे की करें तो 18 तत्व हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 तत्व हैं। पांचवी की बात करें तो उसमें भी 18 है। तो पहले में 2, दूसरे तीसरे में 8, चौथे और पांचवे में 18 तत्व हैं। जबकि अगर हम बात करें छठे आवर्त की तो इसमें 32 तत्व आ जाएंगे। 32 कैसे आएंगे? देखिए यहां लिखे तो ये 18 है, लेकिन यहां पर एक स्टार लगा है, LA के ऊपर स्टार लगा है। इस स्टार का मतलब है ये लेंथेनम तत्व है। लेंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 57 होता है। मैंने यहाँ परमाणु क्रमांक नहीं लिखे हैं, आप अपनी बुक से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फिर आएगा 2, फिर यहां से ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहां से 11 12, यह आएगा 13 14 15 16 17 18, फिर आएगा 19 20 21 22। इस तरीके से परमाणु क्रमांक आप जब बाएं से दाएं जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे लगातार। तो ऐसे करके यहां पर 57 आएगा। तो 57 और फिर यहां पर 14 तत्वों का गैप है। इसके बाद यहां पर आता है 72, हॉफनियम 72, इसका परमाणु क्रमांक, क्योंकि 58 से लेके 71 तक के तत्व देखिए ये नीचे यहां पर रखे हैं इस आवर्त सारणी से नीचे बाहर की ओर, जिसको आप 4f श्रेणी या लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। इसको अभी मैं बताता हूं। तो देखिए 14 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनके परमाणु क्रमांक अगर लिखें तो ये 58 से स्टार्ट है, क्योंकि 57 के बाद से यहाँ आ गया सीरियम 58, 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71 ल्यूटीशियम तक। माने ये जो 14 तत्व इसके बीच के हैं, लेंथेनम 57 से 72, हॉफनियम के बीच के जो 14 तत्व 58 से लेके 71 तक हैं, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, ये लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये श्रेणी लेंथेनम के बाद से स्टार्ट हो रही है और बहुत सारे गुणों में समानता लेंथेनम तत्व के साथ दिखाते हैं, इसलिए इनको हम लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनको 4f श्रेणी जो कहते हैं ये मैं भी बाद में बताऊंगा। फिलहाल इनको लेंथेनाइट श्रेणी या 4f श्रेणी के तत्व आप कहते हो। इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक देखिए आगे बढ़ा, 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। तो 89 एक्टेनियम के ऊपर फिर से स्टार बना है। क्यों? क्योंकि 89 एक्टेनियम के बाद फिर 14 तत्व, रोफनियम 104 के बीच के जो 14 तत्व हैं वो फिर से दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है हमारी उसके नीचे बाहर की तरफ लेंथेनाइट श्रेणी के नीचे एक श्रेणी और है 14 तत्वों की, जिसे हम एक्टेनाइट श्रेणी कहते हैं, क्योंकि ये एक्टेनियम के बाद से स्टार्ट होती है। तो 89 के बाद स्टार्ट हो रही है, माने 90 थोरियम से स्टार्ट होती है। 91 92 93 94 95 96 97
98, 99, 100, 101, 102 और 103 लॉरेंसियम। तो 103 परमाणु क्रमांक लॉरेंसियम का है। 103 के बाद देखिए फिर से यहां आ गए हम 104, 105, 106, 107, 108 ऐसे करके आप क्रम से आगे तक जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस आवर्त सारणी में आप जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम से देखिए 104 से फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल एक एक्टिनियम 89 से 104 के बीच के जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइट श्रेणी के नीचे एक और श्रेणी जिसको हम एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं, इसमें भी 14 तत्व आते हैं जो कि 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम तक हैं। इन्हें हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। 5F क्यों कहते हैं इसका कारण अभी आएगा। तो आप देखेंगे इस पूरी दीर्घाकार आवर्त सारणी में एक बार फिर से बात कर ले तो जो 18 खड़े खाने हैं, देखिए ये मुख्य दीर्घाकार आवर्त सारणी है, ये उसकी बाहर नीचे की तरफ दो श्रेणी है। तो मैं बात वहां कर रहा हूं जो मुख्य दीर्घाकार आवर्त श्रेणी है, इसमें 18 खड़े कॉलम हैं, खड़े खाने हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। वर्गों को रोमन नंबर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन IUPAC ने इन सबको फिर सिंपल सामान्य अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाने लगा। तो 18 नंबर तक के खड़े खानों को नाम दिया गया है। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 ऐसे क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको आप आवर्त कहते हैं। इन आवर्त को सामान्य अंकों से प्रदर्शित किया हुआ है। छठे आवर्त के लैंथेनम के बाद लैंथेनम और हाफनियम के बीच के 14 तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे बाहर की तरफ लैंथेनाइट श्रेणी में रखा है। एक्टिनियम से रोफनियम तक 90 थोरियम और लॉरेंसियम तक 14 तत्व जो हैं उनको एक्टिनाइट श्रेणी के नाम से नीचे रखा है, लैंथेनाइट श्रेणी के नीचे रखा है। तो इस प्रकार से ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है। दीर्घाकार आवर्त सारणी इसीलिए इसका नाम पड़ा, मैं पहले भी बता रहा था, क्योंकि जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है उसको उन्होंने और बड़े रूप में व्यवस्थित किया, सही से व्यवस्थित किया, तो उसका बड़ा रूप हमें मिला, इसलिए इसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। देखिए अब दीर्घाकार आवर्त सारणी का मैंने आपको परिचय कराया, इसमें कौन किस चीज को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या है। इसके साथ ही दीर्घाकार आवर्त सारणी को और अधिक आसान और अध्ययन को उसके सुव्यवस्थित बनाने के लिए इसको 4 ब्लॉक में भी बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है भाई, तो मैं इसके लिए पहले आपको ये बता दूं, इस दीर्घाकार आवर्त सारणी का तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बड़ा सीधा संबंध है। संबंध कुछ इस प्रकार का है कि यदि आप किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है और किस आवर्त में है, तो आप उस तत्व के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई तत्व इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस वर्ग और किस आवर्त में स्थित है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आप पूरी दीर्घाकार आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान निश्चित कर सकते हैं। और स्थान निश्चित करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो बताना होगा आपको उसका वर्ग और एक बताना होगा उस तत्व का आवर्त। तो ये दोनों बातें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीधा संबंध दीर्घाकार आवर्त सारणी से है और इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। 4 में ही क्यों किया गया है, क्योंकि जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें 4 उपकोषों की जरूरत पड़ती है, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। तो इसलिए इस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। पहला है S ब्लॉक, देखेंगे आप, ये लिखा मैंने S ब्लॉक। S ब्लॉक में मैंने लिखा है 2 वर्ग लिखे हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो S ब्लॉक के अंतर्गत 2 ही वर्ग आते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो इसलिए इसमें कितने वर्ग आते हैं, 2। मैं आपको बताऊं अभी जो बात कर रहा था कि अगर आप किसी तत्व का स्थान निश्चित करना चाहते हैं आवर्त सारणी में, तो जब दीर्घाकार आवर्त सारणी को मैं इसको पढ़ा दूंगा, इसकी विशेषताएं इसके 2 हम पढ़ लेंगे, तो हम फिर यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किसी तत्व का हम आवर्त सारणी में स्थान सुनिश्चित कैसे करते हैं। तो वहां ये बात आएगी, लेकिन उसका थोड़ा हिंट मैं बता दूं कि जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो सबसे बाहर की कक्षा उस तत्व की होती है वो होती है उसकी आवर्त संख्या, और उस बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो होती है उसकी वर्ग संख्या। अर्थात किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वर्ग संख्या होती है। तो इस आधार पर हम इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट रहे हैं, जिनमें पहले हम बात कर रहे हैं S ब्लॉक की। चूंकि S कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन संभव है, तो यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते टाइम अंतिम इलेक्ट्रॉन S कोष में आया तो क्या स्थिति हो सकती है, या तो भाई S1 की स्थिति होगी या S2 की होगी।
माने उस कक्षा के एस उपकोष में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा, तो दो ही स्थिति संभव है, माने फर्स्ट है सेकंड है। अर्थात एस ब्लॉक में दो खड़े खाने होते हैं, दो वर्ग हैं जिन्हें हम फर्स्ट है सेकंड है वर्ग कहते हैं। बात करें इसी प्रकार से पी ब्लॉक की, बात अगर करें पी ब्लॉक की, तो पी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संभव होते हैं 6। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो या तो पी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, या पांच हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं। तो पी कोष में 6 प्रकार संभव है इलेक्ट्रॉन होने के, तो इसीलिए इस पी ब्लॉक में 6 वर्ग आएंगे, जो कि एस ब्लॉक के लास्ट में, बिल्कुल आवर्त सारणी के शुरू में तो एस ब्लॉक है और बाद में कौन है, पी ब्लॉक। तो यहां देखिए 6 खड़े खाने आ रहे हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 0। और काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आप वैसे काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 खड़े खाने पी ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि पी कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन संभव है। बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संभव है 10, और यदि 10 इलेक्ट्रॉन संभव है डी कोष में तो क्या स्थिति बन रही है, देखिए डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 संभव है, तो बन रही है D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे ऐसे D10 तक। तो जब डी कोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन संभव है तो इसके अंतर्गत 10 वर्ग आते हैं, अर्थात 10 खड़े खाने आते हैं, और डी ब्लॉक जो है इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के मिडिल में है, माने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है। तो आप देखेंगे थर्ड बी से स्टार्ट होकर सेकंड बी तक गया है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी। तो 8 इनको गिनते हैं वैसे काउंटिंग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 खड़े खाने डी ब्लॉक में है, सबसे बड़ा ब्लॉक डी ब्लॉक है। अगर आप गिनती के हिसाब से देखें तो वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 12 तक के जो खड़े खाने हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो अगर इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में देखें तो 3 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। आवर्त सारणी के प्रारंभ में एस ब्लॉक के 2 खाने, लास्ट में पी ब्लॉक के 6 खाने, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के 10 खाने हैं। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी का चौथा ब्लॉक है एफ ब्लॉक, जो कि इस मुख्य दीर्घाकार आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है नीचे की तरफ। तो ये लिखा है देखिए यहां पर एफ ब्लॉक। अब चूंकि जब इसको बाहर कर दिया तो इनमें कोई वर्ग और आवर्त तो होता नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि एफ कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने संभव है, 14। भाई एफ कोष में कितने इलेक्ट्रॉन संभव है, अधिकतम 14। तो इसलिए इनमें 14 तत्व हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें संभव जो विन्यास होंगे वो क्या होंगे, F1, F2, F3 डॉट F14 तक। इस प्रकार से एफ कोष में 14 इलेक्ट्रॉन संभव है, 14 प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें संभव है। इसलिए इस प्रत्येक श्रेणी में एफ ब्लॉक की में 2 श्रेणियां हैं जिन्हें हम लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। 14 तत्व आपको मैंने पहले भी काउंटिंग करके बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्व हैं। पहली श्रेणी 58 सीरियम से 71 ल्यूटीशियम तक, एक्टेनाइड श्रेणी है दूसरी, वो 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम तक है। तो 14 तत्वों की 2 श्रेणियां एफ ब्लॉक में हैं। क्यों है, क्योंकि एफ कोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन संभव है। तो इस प्रकार से पूरी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी आपको पढ़ने को मिलती है, इसके अध्ययन को और सरल, सुव्यवस्थित, आसान बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक दीर्घाकार आवर्त सारणी के प्रारंभ में, पी ब्लॉक लास्ट में, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडिल में, एफ ब्लॉक दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे बाहर की तरफ। अगर हम काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो एस कोष में 2 वर्ग हैं, पी एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं, डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं, और एफ ब्लॉक में आवर्त वर्ग कुछ नहीं है। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं जिन्हें हम पहली श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी को हम एक्टेनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अभी बात चल रही थी कि हम इसको 4f श्रेणी या 5f श्रेणी क्यों कहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब एफ कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता है तो एफ कोष चौथी कक्षा के एफ से आना स्टार्ट होता है, 4f। तो यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 4f1, 4f2, 4f3 इस प्रकार से चल रहा है, माने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर चौथी के एफ कोष में आ रहा है तो उसे हम 4f श्रेणी भी कहते हैं, और 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ऐसे यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में आ रहा है तो उसे हम 5f श्रेणी या एक्टेनाइड श्रेणी भी कहते हैं।
तो इस प्रकार से ये दीर्घाकार आवर्त सारणी का एक बड़ा रूप है, इसलिए इसको नाम दीर्घाकार आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल रखा गया है। इसको आप अपनी कॉपी पर बना लें। अगर यहाँ बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपके पास जो आपको बुक है, एनसीईआरटी बुक है, वहां से आप इसको ठीक से बना लें। सबके परमाणु क्रमांक लिखें, इन तत्वों के नाम याद रखने की कोशिश करें। एक सुनने में बहुत कुछ आता है, देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसी बात करते हैं कि भाई इसको याद करना जरूरी है, ट्रिक से याद करिए। तो याद करना जरूरी है, लेकिन ट्रिक से ही याद करेंगे, गीत कहानी से याद करेंगे? तो मैंने बहुत बार देखा है, इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, कि बच्चों को ना वो गीत कहानी याद रह जाती है, कई बार वो तत्व याद ही नहीं होते हैं उनको। भाई सीधी सी बात है, आप पहले एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद कर लीजिए ठीक से। फर्स्ट ईयर में आपके एस ब्लॉक पी ब्लॉक का ही ज्यादा मतलब है। 12th में जब आप आएंगे तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो आप कम से कम एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करें। और एस ब्लॉक को याद करना है तो सीधे याद रखिए ना, पहला फर्स्ट ए वर्ग है तो HLINAKRBCSFR, सेकंड को याद कीजिए BMGCASRBARA, फिर उधर थर्ड ए याद कर लीजिए BALGAINTL, फिर फोर्थ ए को याद कर रहे हैं तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लैंड। क्या गीत कहानी बनानी है कि भाई इसको कोई ऐसे स्पेशली पोएम जैसा कुछ बनाए रहते हैं? भाई सीधे याद करिए ना, BALGAINT, ओजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, फिर है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूनियम पोलोनियम, फिर ऐसे ही उसको याद कर रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, हीलियम नियॉन आर्गन जियोन क्रिप्टन रेडॉन। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि 2 से 3 दिन में पूरी आवर्त सारणी आपको याद हो जाएगी, कोई गीत कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। और आप 11th साइंस के स्टूडेंट हैं तो हर चीज आप गीत कहानियों से याद करेंगे तो नहीं। जब बहुत टफ टॉपिक होता है या हम समझ रहे हैं कि यार ये हमें समझ नहीं आ रहा आसानी से, तो हम उसके लिए ट्रिक बनाते हैं, वरना आपको बहुत सारी बातें ऐसे ही लॉजिकल ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद करना कोई ऐसा टास्क नहीं है कि हाँ भाई साहब ये याद होना ही जरूरी है। आप जब इसका अनुप्रयोग करेंगे, धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, और जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग ब्लॉक करके हमें पढ़ाए गए हैं। जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो जब स्पेशली बात ही एस ब्लॉक की होगी पूरे चैप्टर में, तो खुद से ये वर्ग याद हो जाएगा आपको। तो इसके बाद आप अपनी कॉपी पर इसको बना लें, और मैं फिर जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है कि इस आवर्त सारणी में वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, कौन क्या है, कितने ब्लॉक हैं, इन सब बातों को आपके लिए थ्योरी में लिख देता हूं, और फिर आप उसको भी नोट कर लेना। देखिए मैंने आप लोगों के लिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो संरचनात्मक लक्षण है कि वो कैसे दिखती है, जो कि मैंने आपको इतनी देर से भी समझाया, उसको मैंने आपके लिए बोर्ड पर थ्योरी में भी लिख दिया है। तो आप देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के संरचनात्मक लक्षण में पहले है वर्ग। तो वर्ग में यही लिखा है कि इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खड़े कॉलम हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, और आप इनको रोमन अंकों द्वारा फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0 से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन 1984 ईस्वी में IUPAC ने कुछ नए नियम आए, उन नए नियम अनुसार इन्हें आप सामान्य अंकों द्वारा 1 से लेकर 18 तक प्रदर्शित किया गया। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इसके बाद इसमें दूसरी चीज है आवर्त। तो इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आप आवर्त कहते हैं, और सामान्य अंकों द्वारा 1 से लेकर 7 तक उनको प्रदर्शित किया गया है। इन आवर्तों की बात करें तो जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, ऐसे हाइड्रोजन और हीलियम ही आ रहा है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, जबकि इनको आप तीनों को लघु आवर्त कहेंगे क्योंकि कम तत्व है ना, पहले में 2 ही हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने हैं? 8 तत्व हैं। बात करें चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त की, माने जो 3 के बाद जो इतने आवर्त बचे, उन सब में शुरू वालों में तो चौथे और पांचवें में तो 18 है, फिर बाद में कितने हैं? 32 तत्व हैं। तो इन्हें आप दीर्घ आवर्त कहेंगे क्योंकि ज्यादा तत्व हैं। तो इस प्रकार से संरचनात्मक लक्षण की बात करें तो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी वर्ग और आवर्त में विभाजित है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे बाहर की तरफ 2 श्रेणियां लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणियों में 14 तत्व भी रखे हुए हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम वो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो 4 ब्लॉक में बांटा गया है उसकी थ्योरी को लिखेंगे और समझेंगे। तो देखिए टॉपिक मैंने आपके लिए लिखा है दीर्घाकार आवर्त सारणी का वर्गीकरण, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ये बता तो मैं पहले ही चुका हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका सीधा संबंध होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी से। अर्थात आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके तत्व की स्थिति दीर्घाकार आवर्त सारणी में पता कर सकते हैं कि वो तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में, जो कि यहाँ लिखा है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इस आवर्त सारणी से सीधा संबंध है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किसी तत्व की स्थिति आवर्त सारणी में बताई जा सकती है। अतः इस आधार पर
माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा हुआ है। तो वो 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो मैंने पहले आपके लिए एस ब्लॉक लिखा है। एस ब्लॉक में पहली बात तो वो तत्व आएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आएगा। मान लीजिए आपने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका एस उपकोष में आया, तो उसको हम एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन संभव हैं, या तो S1 की स्थिति होगी या S2 की स्थिति होगी। तो इसलिए इसमें 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो आप देखें यहाँ पर लिखा है वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये जो ब्लॉक है आवर्त सारणी के सबसे शुरू में पड़ेगा, तो आवर्त सारणी के प्रारंभ में है तथा इसके अंतर्गत 2 वर्ग फर्स्ट ए और सेकेंड ए आएंगे, क्योंकि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन संभव है। और इस ब्लॉक के तत्वों का अगर आप सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इस टाइप का होगा, NS1 to 2, ये माइनस नहीं है, कभी माइनस हो जाए। NS1 to 2 माने NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी कक्षा N माने कक्षा है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से, और किसी भी कक्षा के एस उपकोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन है जैसे, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करें तो 1s1। तो आप देख रहे हैं कि एस उपकोष में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए एस ब्लॉक का है। इसके अलावा आप Na को चेक कर सकते हैं 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन फिर से देखिए एस उपकोष में आ रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरी कक्षा का एस उपकोष है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये मैग्नीशियम होता 12 Mg, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो यहाँ देखेंगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, माने अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी एस उपकोष में है, इसका भी एस उपकोष, इसका भी एस उपकोष में। तो हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इस प्रकार से लिथियम, वो आप दीर्घाकार आवर्त सारणी में देख लें, फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो वर्ग हैं, शुरू वाले जो 2 वर्ग हैं, वो सब एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए एस उपकोष में ही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, तो इसलिए ये भी एस ब्लॉक के अंतर्गत है। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, और इनका जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या तो S में 1 होगा जैसे इन दोनों में, या S में 2 होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। तो देखिए मैंने आपके लिए पी ब्लॉक बोर्ड पर लिखा है, इसमें भी यही लिखा है कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आएगा उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्योंकि पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन संभव है, इसलिए पी ब्लॉक के अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं, जो कि 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 0 है। इस ब्लॉक की अगर स्थिति देखें दीर्घाकार आवर्त सारणी में तो बिल्कुल लास्ट में पड़ती है, अर्थात लास्ट के जो 6 खड़े खाने हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP1 to 6 होता है। ये माइनस में समझ लेना, 1 to 6 माने NS2 S कोर्स तो कंप्लीट हो गया होगा, NP P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन संभव है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक बार इसको थ्योरी को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं, क्योंकि पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन संभव है। यह ब्लॉक आवर्त सारणी के अंत में है। इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 to 6 होता है। मैं हर ब्लॉक में सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के, डी एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब की बार मैंने कुछ पी ब्लॉक के तत्वों को लिया है और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा है। तो देखिए कैसे पता चल रहा है हमें। 5 बोरान है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप परमाणु संरचना वाले चैप्टर में सीख गए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं सीखा है तो वहां के लेक्चर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड। तो 5 बोरान की बात करें तो 1s2 2s2 2p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आ रहा है और 1 है। 6 कार्बन में 2p2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो पी उपकोष में ही है अंतिम इलेक्ट्रॉन। 7 में 2p3 हो गया है तो पी उपकोष में ही है। 8 ऑक्सीजन में 2p4 हो गया है तो पी उपकोष में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 9 फ्लोरीन में पी उपकोष में आ रहा है 5वां इलेक्ट्रॉन। 10 नियॉन में p6 हो जा रहा है। माने आप देख रहे हैं इन सब तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो पी उपकोष में आ रहे हैं, इसलिए सारे के सारे तत्व पी ब्लॉक के हैं। तो इस प्रकार से पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के तीसरे ब्लॉक डी ब्लॉक की, जो कि सबसे बड़ा ब्लॉक इस आवर्त सारणी का है। तो देखिए इसकी वही डेफिनेशन हो जाएगी। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आएगा उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
क्योंकि डीप कोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन संभव है, इसलिए इस ब्लॉक के अंतर्गत 10 वर्ग आते हैं, 10 खड़े खाने आते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th, 1st बी, 2nd बी। तो इस प्रकार से 10 खड़े खाने इसके अंतर्गत आएंगे, 10 वर्ग आएंगे। इस उपकोष में जो स्थिति देखें आप दीर्घाकार आवर्त सारणी में, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में है, माने कह सकते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के मिडिल में, मध्य में ये ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही 10 खड़े खाने हैं। एस में 2 हैं, पी में 6 हैं, डी में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम दाने 10 वर्ग हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा ब्लॉक है। और बहुत आप देखेंगे जब 12th में पढ़ेंगे तो बड़ा ही अनिश्चितताएं इस ब्लॉक में देखने के लिए मिलेंगी, माने गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, वो हम सीखेंगे बड़ी क्लासों में और 12th में। माने तो आप देखिए इस ब्लॉक के तत्वों का अगर सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो इस प्रकार का है, चूंकि इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो डी उपकोष जब आता है तो एस उपकोष से एक कक्षा कम हो रही होती है। माने देखिए यहाँ एन लिखा है, एनएस, तो जो एस उपकोष की कक्षा होगी उससे एक कक्षा कम डी की होती है, इसलिए यहाँ लिखा है n-1 डी। बाकी डी में 1 to 10 की इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी, माने डी में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो होता नहीं, D4 को आप D5 कर लेते हो, तो D5, D6, D7, D8, D10। इस प्रकार से डी में 1 से लेकर 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी। एस में भी 1 या 2 हो सकते हैं, माने एस में वैसे तो 2 ही होंगे, लेकिन एक स्थिति कब होगी, जब आप D4 का D5 करेंगे तो एस में उस कंडीशन में NS2 ना होकर क्या हो रहा होगा, NS1, जो कि आप देखिए मैंने स्कैंडियम का किया हुआ है। तो स्कैंडियम में आपको देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तक 20 हो जाते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और है तो 21, तो 3d में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा के हिसाब से 4s के बाद 3d आता है। लेकिन हम कक्षाओं के हिसाब से, चूंकि ये चौथी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, उसको लिख पहले लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में भरना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय डी को उसको लिख पहले लिया है, एस को बाद में लिख रखा है, NS। तो यहाँ पर देखें आप चौथी कक्षा है तो डी की एक कम कक्षा है, तीसरी है, तो उसको लिखने के लिए तो आप भले डी को पहले लिख लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाद में डी में भरा जाएगा, क्योंकि डी कोष की ऊर्जा चौथी के एस से ज्यादा होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टाइम पर तो 3d को बाद में, मैंने डी कोष को बाद में लिखा है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप देख रहे हैं, और एस में 2 हो चुके हैं, तो इसलिए अगर सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो NS2, और ये क्या है n-1, क्योंकि चौथी कक्षा है, यहाँ तीसरी है, तो n-1 D1 है। अगर हम इसको 22 कर लें तो देखिए 4s2 तक तो वैसे ही आएगा, 3p6 तक मैंने इसलिए लाइन खींच दी है, 3d2 हो जाएगा। 23 वेनेडियम में 3d3 होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। जब 24 क्रोमियम क्या होगा आपने, तो 24 क्रोमियम के टाइम पर आपके यहाँ D4 आ रहा होगा, लेकिन हमने D4 का D5 कर लिया और इस S2 का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके मैंने D4 का D5 कर लिया है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कंडीशन में NS1 है, तो इसलिए वहां लिखा हुआ था कि NS में 1 to 2 हो सकते हैं, माने 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति 2 बार ही आएगी, जब D4 का D5 आप करेंगे, S का इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक बार D9 का D10 करेंगे तो भी S का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। लेकिन फिर भी सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने इस बात को लिख दिया है कि NS में 1 to 2 हो सकते हैं, जबकि D में लगातार 1 से लेकर 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो D5 हो गए, फिर अगली बार D6, फिर D7, D8, D9 आएगा तो D10 कर लेंगे तो 4s1 हो जाएगा, फिर 4s2, D10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सारे तत्वों का जो ब्लॉक होगा वो डी ब्लॉक होगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको किस में दिखाई दे रहा है, डी कोष में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के चौथे और अंतिम ब्लॉक की, जिसे हम एफ ब्लॉक कह रहे हैं। तो एफ ब्लॉक की डेफिनेशन होगी, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आएगा उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। चूंकि ये ब्लॉक आवर्त सारणी से नीचे बाहर की तरफ रखा गया है, इस ब्लॉक के अंतर्गत ना तो कोई वर्ग है ना कोई आवर्त है, क्योंकि इनको आवर्त सारणी से क्योंकि बाहर कर दिया है। फिर भी इस ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व हैं, एक्टेनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व हैं। क्योंकि एफ कोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन संभव हैं, इसलिए 14 तत्वों की ये दोनों श्रेणियां हैं। लेंथेनाइड श्रेणी को हम 4f श्रेणी भी कहते हैं, एक्टेनाइड श्रेणी को हम 5f श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यदि चौथी के f में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी, और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते टाइम 5वीं कक्षा के f कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे, माने 5f में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे 5f या एक्टेनाइड श्रेणी। तो देखिए ये मैंने आपके लिए लिखा है, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन f कोष में आता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
इस ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां लैंथेनाइड व एक्टिनाइड आती हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में 14-14 तत्व आते हैं, क्योंकि एफ कोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन संभव है। यह ब्लॉक आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर स्थित है। इस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो देखिए क्या होगा भाई, एफ में तो 1 से 14 तक संभव है, लेकिन उसकी जो कक्षा होगी वो एस कक्षा से 2 कम होगी, क्योंकि जब एफ कोष आता है तो वो चौथी से आना स्टार्ट होता है और एक 5वीं में आता है बस। तो आप देखिए जब एस की कक्षा जो चल रही होगी उससे 2 कक्षा कम एफ की होंगी, क्योंकि एस की कक्षा जो होगी उससे 1 कक्षा डी की कम होगी, फिर एक और कम होगी एफ की, तो इसलिए n-2 हो रहा है। एफ में 1 to 14 होंगे, डी में n-1 लिखा, डी में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और एनएस में माने एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको मैंने करके दिखाया। देखिए लैंथेनाइड से 2 तत्व लिए हैं, 58 सीरियम और 59 पीआर क्रोमियम। 59 सीरियम में जिनोन मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जिनोन का देखिए 54 होता है, तो 54 के बाद एक यहाँ 55, 56 और 2 58, तो इसके बाद आ रहा है 4f1, 5d1, 6s2। तो देखेंगे आप ns2 n-1 माने 1 कक्षा कम है, 6 से 1 कक्षा कम है ना, 5 है, तो n-1 डी में 1 है, तो या तो डी नहीं भी होता या 1 है यहाँ पर, और इससे एक और कक्षा कम है माने एस की जो कक्षा है उससे 2 कक्षा कम एफ की है माने 4, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इस प्रकार से चौथी के एफ में आ रहा है या चौथी के एफ में दूसरा आ रहा है। इसी प्रकार से अन्य जो 12 तत्व बचे उनमें भी देख सकते हैं। फिर यहाँ मैंने एक्टिनाइड श्रेणी के कुछ तत्वों को लिखा है, 89 एक्टिनियम है, 90 थोरियम है। तो आप देखेंगे रेडॉन लिखा है, रेडॉन का 86 होता है, तो इतना बड़ा हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं तत्वों के, तो हम उसे सीमित कर लेते हैं किसी एक अक्रिय गैस के तत्व को लिखकर कि भाई इसमें यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके जैसा होगा। उसके आगे देखिए 5f1, 6d0, 7s2, तो यहाँ डी में देखिए 0 है, 5f में 1 इलेक्ट्रॉन आया और 7s में 2 है, तो 7वीं कक्षा है तो डी में 6 है और एफ में 5वीं होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ रहा है चौथी के एफ में और इनमें आ रहा है 5वीं के एफ में। तो चौथी के एफ में आ रहा है माने 4f लैंथेनाइड श्रेणी है, 5वीं के एफ में आ रहा है तो 5f श्रेणी माने एक्टिनाइड श्रेणी है। तो इस प्रकार से इस दीर्घाकार आवर्त सारणी का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में जो वर्गीकृत किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनको हमने पढ़ा, समझा और लिखा। इन चारों के चारों ब्लॉक को आप ठीक से तैयार करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि इस आवर्त सारणी को आसान बनाने के लिए ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया था। क्योंकि ब्लॉक पढ़ने के बाद लगभग 60 से 70% आवर्त सारणी का हमें आइडिया हो जाता है कि कौन किस ब्लॉक में है और क्या तत्व की उसकी स्थिति है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है, मान लीजिए तत्वों के परमाणु क्रमांक जब 100 से अधिक थे तो उनके जब नाम नहीं रखे गए थे, जो नाम जैसे आप Na को सोडियम बोल देते हैं, Ce को सीरियम बोल दे रहे हैं, TH को थोरियम बोल दे रहे हैं, मैग्नीशियम को Mg कह देते हैं, मतलब Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। तो इस प्रकार से तत्वों के प्रतीक के जो नाम नहीं रखे गए थे, उस स्थिति में IUPAC ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था, एक ऐसा सिद्धांत दिया कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के प्रतीक कैसे लिखे जाएंगे और उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो उन्हें हम 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक का IUPAC नामकरण कहते हैं। तो उसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। आप देखेंगे यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक में अंक यूज होंगे उन अंकों का कॉलम है, माने परमाणु क्रमांक में उपस्थित अंक 0 से लेकर 9 तक, उन अंक का नाम क्या होगा और उनका संक्षिप्त रूप क्या होगा। उस टेबल को देखिए IUPAC ने दिया था। 0 को नील कहते हैं, इसका संक्षिप्त रूप N, माने जो इनका पहला अक्षर है उसको ले लेंगे। 1 को अन, उसका U ले लिया है। 2 को बाई कहेंगे तो B ले लिया है। 3 को ट्राई कहेंगे तो उसका T ले लिया है। 4 को क्वैड बोलेंगे तो उसका Q। 5 को पेंट तो उसका P लिया है। 6 को हेक्स बोलेंगे तो उसका H लिया है। 7 को सेप्ट बोलेंगे तो उसका S लिया हुआ है। 8 को ऑक्ट बोलेंगे तो उसका O, और 9 को इन बोलते हैं तो इसका E लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको किस अंक को क्या कहते हैं ये तो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जब आप इसको याद कर लेंगे तो इनका जो पहला अक्षर है उसको लिखकर उसका संक्षिप्त रूप होगा। तो इस टेबल की सहायता से देखते हैं कि कैसे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक जब होगा तो तत्व का नाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक 101 है, तो नाम लिखना बड़ा आसान है। यहाँ टेबल से देखिए 1 को क्या कहते हैं, अन, तो पहला वाला अक्षर तो कैपिटल बनाएंगे आप, ये रहा U, N है स्मॉल, अन हो गया। इसके बाद 0 आ रहा है तो 0 को क्या कहते हैं, नील, तो उससे मिलाकर ही लिखेंगे, अलग नहीं लिखना है, सीधा ऐसे अन नील। उसके बाद फिर 1 है तो 1 को क्या कह रहे हैं हम, अन।
तो जिस अंक को जो कहते हैं वो लिख देंगे और लास्ट में एम वर्ड और लगाना है, माने IUM और लगा देना है आपने, अनिल अन एम। इसको अगर शॉर्ट में लिखें, इसका संकेत लिखें, तो जैसे एक का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या था, U, तो चूंकि ये पहला अक्षर है तो इसलिए कैपिटल लिखेंगे U। 0 का संक्षिप्त रूप क्या है, N लिख देंगे। और फिर एक आ रहा है तो एक का संक्षिप्त रूप क्या है, UNU। तो जब इन परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के प्रतीक और नाम नहीं थे तब उनको इस प्रकार से लिखा जाता था। अब जैसे 102 है तो एक को आप कहते हो अन, 0 को बोलते हो आप निल, 2 को आप कहते हो बाई, टेबल से देख सकते हैं आप बाई, और EM वर्ड और लगा देना है। इसके बाद इनका संक्षिप्त रूप लिखते समय एक को संक्षिप्त रूप में U बोलते हैं, 0 को N बोलते हैं और 2 को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, तो UNB। तो जिस परमाणु क्रमांक का आप ऐसे नाम लिख रहे हैं तो उस परमाणु क्रमांक में जो प्रयुक्त अक्षर हैं, वो प्रयुक्त अंक हैं, उन अंकों को क्या कहते हैं उनको मिला के लिखना है और लास्ट में IUM लगा देना है बस। और संक्षिप्त रूप में लिखते समय उन अंकों के संक्षिप्त रूप जो है वो लिख देने हैं, एक को U, 0 को N और 2 को B। 103 है कि अगर हम बात करें तो एक को बोलेंगे अन, 0 को निल, 3 को ट्राई बोलते हैं आप, ट्राई लिखो, और फिर IUM वर्ड लगाना है, शॉर्ट में UN, 3 को T बोलते हैं, UNT। तो इस प्रकार से आप 118 तक परमाणु क्रमांकों के आप नाम और उनके संकेत खुद से लिखेंगे। कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आएगा तो आप मेरे से मालूम करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका 100 से अधिक परमाणु क्रमांक तत्वों का नाम और उनके संकेत लिखने का है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और बाकी बचे हुए परमाणु क्रमांकों के नाम और संक्षिप्त रूप लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें ध्यान देने की एक बात और है, ये जो जैसे यहाँ IUM आया था तो जैसे बाई में ऑलरेडी I आ रहा है और मैंने IUM लगाने के लिए कहा है तो एक ही बार आप IUM लगाएंगे, माने फिर उसका जैसे BI में बाई आ रहा है तो IUM का UM ही लगाएंगे, फिर माने डबल I नहीं होगा वो, ये मैंने पहले डबल I लिख दिया था। तो जैसे ये ट्राइयम ऐसे, माने ऐसे दो आपके पास नाम हैं जिनमें ऑलरेडी I आ रहा है, जैसे BI और TRI, माने बाई और ट्राई में, तो ये जो I आ रहा है तो इसके बाद UM लगाएं केवल, ये नहीं कि बाद में भी IUM लिख रहे हैं, IUM लिख रहे हैं, माने डबल I नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अब आप इनको नोट कीजिए। बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताओं को लेकर। तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताता जाता हूं, ये मैंने आपके लिए लिखे भी हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली विशेषता दीर्घाकार आवर्त सारणी की है कि ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है और परमाणु क्रमांक की किसी तत्व का मूल लक्षण होता है। तो इसलिए आवर्त सारणी अब तक की बनी सारी आवर्त सारणियों में सबसे ठीक है। तो इस यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है जो कि किसी तत्व का मुख्य लक्षण है, माने तत्वों के परमाणु क्रमांक से ही भौतिक और रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं और यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक की बढ़ते क्रम पर ही बनी है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इस आवर्त सारणी का, जो कि हम इससे पहले डिस्कस भी कर रहे थे, इस आवर्त सारणी का तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सीधा संबंध है, अर्थात आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी विशेषता, जो तत्व बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रखेंगे, अर्थात जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें और उनका बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आएगा तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। चौथा पॉइंट है, इस आवर्त सारणी के अध्ययन को आप आसान और सरल बनाने के लिए तत्वों के बारे में आप आसानी से जानकारी ले पाएंगे, उनके गुणों का अध्ययन आसान और सरल कर पाएंगे। इसके लिए इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया, SPDF, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़े भी हैं। पांचवी विशेषता है, समस्थानिकों को एक साथ रखा गया है, जैसे कार्बन के समस्थानिक है 3, 6C12, 6C13, 6C14, मतलब 6 कार्बन परमाणु क्रमांक रख रहा है तो परमाणु क्रमांक तो 6 ही है, लेकिन कार्बन का जो परमाणु भार हो रहा है 12, 13, 14 हो रहा है, तो उनको एक ही साथ रखा गया है क्योंकि परमाणु क्रमांक से उनके गुण निर्धारित हो रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक सेम है इसलिए समस्थानिक सेम जगह है, समान साथ रखे हुए हैं। छठे गुण की बात करें, देखिए यहां से छठे और सातवें में जो दोनों यहां पर विशेषताएं हैं इस दीर्घाकार आवर्त सारणी की, तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी के दोष रह गए थे उस स्थिति में और आधुनिक आवर्त सारणी में जो दोष रह गए थे उनको दूर कर रहे हैं ये दोनों विशेषताएं। देखिए इस आवर्त सारणी में जो असमान गुण वाले तत्व हैं उनको एक साथ नहीं रखा गया है, क्योंकि इससे पहले वाली आवर्त सारणी में ऐसा हो जाता था कि कई बार असमान गुण वाले तत्वों को भी एक जगह रख दिया था, लेकिन इसमें असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ नहीं रखा गया है, माने एक वर्ग में नहीं रखा गया है।
बात करें 7वें पॉइंट की, तो देखिए पहले की आवर्त सारणी में 8वें वर्ग का अध्ययन बड़ा टिपिकल था, कठिन था, लेकिन यहाँ इन्होंने 8वें वर्ग के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसे 3 वर्गों में तोड़ा है, 3 वर्गों में विभाजित किया, जिनके नाम रखे हैं 8, 9, 10। माने 8th वर्ग के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 3 वर्गों 8, 9, 10 में विभाजित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी कमियां। तो देखिए इतनी अच्छी आवर्त सारणी बनाने के बाद भी इसमें कमियां रह गई हैं। जैसे पहली कमी है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। वैसे तो उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर फर्स्ट में रख दिया गया है, पहला तत्व है। दीर्घाकार आवर्त सारणी का पहला तत्व ही हाइड्रोजन है, तो उसको फर्स्ट में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर देखें तो 1s1 आएगा, तो एस ब्लॉक में है, और 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी बाह्यतम कक्षा में, तो फर्स्ट में है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो गुणों के साथ देखें तो 7th वर्ग जो है, जिसमें FClBr माने हैलोजन परिवार जिसको कहते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन गुणों में समानता दर्शाता है, तो हाइड्रोजन को 7th A में भी रखा जा सकता है। तो इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि उसको फर्स्ट में रखेंगे 7th में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी बनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से तो उसको फर्स्ट में रख दिया है। लेकिन हाइड्रोजन गुणों में समानता इस 7th वर्ग के तत्वों के साथ भी दर्शाता है, माने उनके जैसे गुण दर्शाता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को 7th में भी रखा जा सकता है। इसको लेकर आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, माने इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर फर्स्ट में रखा गया, परंतु यह 7th वर्ग के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको अनिश्चित माना जा सकता है। माने इसका दोष इस आवर्त सारणी का इसको माना जाता है। इसके लिए स्पेशली सेकंड बुक जब आप इसके केमिस्ट्री की देखेंगे तो वहाँ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन। तो वहाँ हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना एक बार फर्स्ट वर्ग के साथ होती है और एक बार 7th वर्ग के साथ होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन के स्थान को दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष माना जाता है। बात करें अगर दूसरे दोष की, तो हीलियम को लेकर है। देखिए हम एक तरफ कहते हैं कि आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है, लेकिन हीलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर s ब्लॉक में होना चाहिए, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। भाई हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 होना चाहिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर s कोष में आ रहा है तो उसको s ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन ये p ब्लॉक में है। p ब्लॉक के भी कौन से ग्रुप में है? 0 वर्ग में है। तो 0 वर्ग में ये इसलिए है क्योंकि 0 वर्ग अक्रिय गैसों का वर्ग है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, तो ये अक्रिय गैसें हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है, माने इनका अष्टक पूर्ण है इन गैसों का, इसलिए इनको 0 वर्ग में रखा गया। लेकिन हीलियम को इसलिए इसमें रखा गया क्योंकि हीलियम की पहली कक्षा ही लास्ट कक्षा है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यदि हो तो उसे पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है। तो इसका उस रूल के हिसाब से तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन तो p में नहीं आ रहा, इन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में आता है, इसलिए वो p ब्लॉक के 0 वर्ग में है। लेकिन इसको केवल 0 वर्ग में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण है, अष्टक तो नहीं है, लेकिन पहली कक्षा ही बाह्यतम है, और पहली कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है, इसलिए हीलियम को 0 वर्ग में रखा गया है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम का पालन करते हुए s ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन ये p ब्लॉक में, तो ये इस आवर्त सारणी का दोष है। तीसरा दोष इसका बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, जो कि मैं पहले से कहता रहा हूं, मुख्य आवर्त सारणी से 14 तत्वों की 2 श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है, एक लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी, माने उनको उन आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिल पाया है, तो ये भी इस आवर्त सारणी का दोष है। तो लिखा है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी को मुख्य आवर्त सारणी से नीचे बाहर रखा गया है, तो ये तीसरा दोष है। तो इस प्रकार से आपका आवर्त सारणी की कमियां, माने आवर्त सारणी में क्या क्या कमी रह गई है दीर्घाकार आवर्त सारणी में, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कह रहे हैं, आप किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति कैसे निर्धारित करेंगे, इसको पढ़ने वाले। तो देखिए किसी तत्व का हम आवर्त सारणी में कैसे स्थान निश्चित करेंगे, इसको लेकर अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको किसी तत्व का आवर्त सारणी में यदि स्थान पता लगाना है तो आपको 2 बातें पता करनी होंगी, एक उस तत्व का आवर्त और एक उस तत्व का वर्ग, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग ही हैं, तो कोई भी तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में है यदि आप ये पता कर लेंगे तो उस तत्व की स्थिति आप आवर्त सारणी में पता कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यही थ्योरी लिखी है
किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना, तो लिखा है किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान आवर्त व वर्ग ज्ञात करके किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम किसी तत्व का आवर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा है आवर्त ज्ञात करना। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तत्व का आवर्त ज्ञात करने के लिए या वर्ग भी ज्ञात करने के लिए आपको उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। माने आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके ही आवर्त पता लगा पाते हैं और उसका वर्ग पता कर सकते हैं। तो कैसे? हम सबसे पहले आवर्त ज्ञात कर रहे हैं किसी तत्व का, तो आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो सबसे बाहर की कक्षा आएगी, गिनती के हिसाब से जो बाहर होगी, उसको हम बोलेंगे उस तत्व का आवर्त नंबर बोलेंगे, आवर्त संख्या बोलेंगे। तो यही मैंने लिखा है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा की संख्या को आवर्त संख्या कहते हैं। तो इसको मैं आपको करके बताता हूं, आप देखिए इधर ध्यान से जरा। जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो देखिए कक्षा की संख्या होती है, तो इसमें कक्षा की संख्या 1 ही है, यही बाहर है, तो इसलिए इसका आवर्त क्या होगा, यहां मैं सामने इसके लिखता जाता हूं, इसका आवर्त 1 होगा। ये पहले आवर्त में होता है हाइड्रोजन, तो आप आवर्त सारणी से चेक भी करते हैं। बात अगर करें हीलियम की, 2He, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2। तो इसमें भी देखिए कक्षा की संख्या माने जो बाहर है वो 1 है, तो माने आवर्त इसका भी 1 है। तो आपको पता भी है कि पहले आवर्त में यही दो तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम बात लिथियम की करें, परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। तो अब बाहर की कक्षा कौन सी है? दूसरी है, तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा? इसका आवर्त हो जाएगा 2 आपका, तो दूसरे आवर्त में होता है लिथियम। ऐसे बीच में से कोई पकड़ लेते हैं कार्बन, 6 कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करें तो 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इससे पहले चैप्टर में सिखा ही चुका हूं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो आप बाहर की कक्षा देखें तो उसकी क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसलिए इसका आवर्त भी क्या है? 2 है। तो कार्बन भी दूसरे आवर्त में ही होता है। अगर हम बात करें सोडियम की, 11Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देखेंगे सबसे बाहर की कक्षा तीसरी है, तो इसलिए इसका आवर्त क्या होगा? 3 होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 20 कैल्शियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। तो सबसे बाहर की कक्षा देखिए आप, चौथी। तो इसमें सबसे बाहर की कक्षा अगर 4 है, तो इसलिए इसका आवर्त कौन सा होगा? 4 होगा। और आवर्त को आपको पता है कि सामान्य अंकों द्वारा प्रदर्शित करते ही हैं। तो आपने यहां तक देखा कि किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो जो बाहर की कक्षा है वो उसकी आवर्त संख्या हो जा रही है। अब हम कुछ डीप कोर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा देखिए क्या आएगा। सपोज कीजिए 21 स्कैंडियम है, तो जब आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20 हो जाते हैं, उसके बाद 3d1 आएगा। तो अब आप देखिए बाहर की कक्षा कौन सी है, तो बाहर की कक्षा तो चौथी है। बच्चे इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई 3d1 बाद में लिखा देखकर वो सोचते हैं कि बाहर की कक्षा ये नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन ही तो 3d में बाद में भरा गया है, लेकिन कक्षा तो 3 है, तो कक्षा 3 तो पहले ही आ गई होगी ना चौथी से, बस उसके 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा गया है। माने कक्षा 3 के डी कोष में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा गया है, वरना कक्षा 3 तो पहले ही होगी ना चौथी से। तो बाहर की कक्षा में इसलिए कह रहा था आपको बताते समय कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहर की कक्षा का मतलब होगा गिनती के हिसाब से जो नंबर ज्यादा है, गिनती के हिसाब से जो बाहर है, माने गिनती के हिसाब से जो बाद में आ रहा है, काउंटिंग के हिसाब से। तो देखिए चौथी कक्षा इसमें सबसे बड़ी कक्षा है, सबसे बाहर की कक्षा है, इसलिए इसका आवर्त भी क्या होगा? 4 होगा। बस, तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आप पूरी आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का इस प्रकार से आवर्त डिसाइड कर सकते हैं। एक 24 क्रोमियम को ले लेते हैं। कभी आप सोचें कि अब बाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए होता क्या है 24 CR में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बस आपको क्या करना होता है 4s1 3d5, माने इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करना होता है, क्योंकि डी में 4 नहीं होते, डी में 5 कर देते हैं। और कारण मैंने परमाणु संरचना वाले लेक्चर में आपको बहुत ठीक से बताया। तो अपवाद ना ही कहें तो अच्छा होगा, मैंने वहां भी कहा था कोई अपवाद नहीं है, नियम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो जा रहा है, तो क्या ही का अपवाद बचा। और वो क्या नियम है
कि क्यों इसका इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करते हैं अर्ध अवस्था की वजह से, अर्ध अवस्था में भी क्यों स्थायी होता है, मैंने ये तक वहां पर बताया है। नंबर ऑफ एक्सचेंज माने विनिमय इलेक्ट्रॉन का होता है, तो वहां की बात है। फिलहाल हम आवर्त डिसाइड कर रहे हैं, तो आप देखें गिनती के हिसाब से कक्षा जो चौथी बाहर की तरफ होगी, इसलिए इसका आवर्त भी क्या होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व के लिए आवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो टॉपिक चल रहा है कि आप किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको उस तत्व का स्थान पता लगाने के लिए उसके बारे में 2 बातें पता करनी है, आवर्त ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो आवर्त ज्ञात करने का तो सीधा नियम है, आप उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो सबसे बाहर की कक्षा आएगी, गिनती के हिसाब से जो बाहर आएगी, उसको हम उस तत्व का आवर्त कहते हैं। आवर्त को सामान्य अंक से प्रदर्शित करते हैं। ये सब मैंने आपको करके बता दिया है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम उस तत्व का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ें। तो देखते हैं वर्ग ज्ञात करना। देखिए, वर्ग ज्ञात करने में एक से ज्यादा नियम है, तो हम सबसे पहले नियम से स्टार्ट करते हैं। आप यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो सबसे बाहर की कक्षा ही यदि अपूर्ण है, केवल बाहर की, केवल एक बाहर की कक्षा ही अपूर्ण है, तब उस बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम उस तत्व की वर्ग संख्या कहते हैं। माने आपने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर समझिए तीसरी कक्षा बाह्यतम आ गई, तो यदि वही अपूर्ण है, केवल तीसरी अपूर्ण है, उससे पहले की दोनों पूर्ण है, ऐसी स्थिति में उस तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वर्ग संख्या कहा जाएगा। माने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण हो, तब उस बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। अब आपको पता है कि वर्ग को रोमन नंबर से प्रदर्शित कर देंगे चलिए, लेकिन वर्ग के साथ उपवर्ग भी लिखा जाता है, ए या बी। तो उसके लिए नियम है, यदि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकोष में आया है, माने बाह्यतम कक्षा में भी उपकोष होंगे, भाई कोष में उपकोष होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, तो बाह्यतम कोष के भी किस उपकोष में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, इससे उपवर्ग ए और बी डिसाइड होते हैं। तो क्या है, कैसे डिसाइड होते हैं, यदि मान लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय एस या पी उपकोष में आया है तो उपवर्ग होगा ए, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आया है तो उपवर्ग होगा बी। कैसे, देखिए ये मैंने थ्योरी में लिखा है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण है, तब इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। फिर उपवर्ग के बारे में लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकोष में आता है तब उपवर्ग ए कैपिटल ए, वह इलेक्ट्रॉन यदि डी उपकोष में आता है तब उपवर्ग वी का प्रयोग करेंगे। मैं इसको आपको करके ही बताऊंगा। कुछ बच्चों के माइंड में आने लगा होगा कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकोष में आएगा तो उपवर्ग क्या लिखेंगे। अरे भाई, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में आएगा तो वो आवर्त सारणी में होगा ही नहीं, वो तत्व तो फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व का होगा, उस श्रेणी में होगा वो तत्व, तो उनका तो ना कोई आवर्त होता है ना वर्ग होता है। तो इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस या पी उपकोष में आएगा तो हम उपवर्ग ए लिखेंगे, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में आएगा तो उपवर्ग हम बी लिखने वाले हैं। इसको मैं आपको करके बताता हूं पहले नियम के अनुसार। देखिए हम कैसे वर्ग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही पकड़ लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करें तो 1s1। आप देखेंगे पहली कक्षा है, पहली कक्षा ही बाहर है और अपूर्ण है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग क्या होगा, ध्यान से देखिए, वर्ग होगा फर्स्ट, क्योंकि जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको वर्ग बोलेंगे। तो एक है तो फर्स्ट। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आ रहा है तो इसलिए उपवर्ग क्या होगा, ए, फर्स्ट ए। और देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट ए में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें लिथियम की, बात कर लेते हैं 3 लिथियम। हीलियम मैंने जानबूझकर छोड़ा है, अभी हीलियम के लिए बताऊंगा क्या होगा। 3 है तो 1s2 2s1, तो बाहर की कक्षा हुई दूसरी, और दूसरी अपूर्ण है। तो यदि बाह्यतम कक्षा अपूर्ण है, केवल बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण है, तब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या होते हैं। तो देखिए बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले तो पहली कक्षा और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 ही पूर्ण माने जाते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, फर्स्ट होगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट के साथ ए लिखेंगे। यदि हम बात कार्बन की करें, चलिए नाइट्रोजन की कर लेते हैं। 7 नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, देखिए 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे बाह्यतम कक्षा ये है,
तो जब 2 यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ भी लिखा है, तो पूरी कक्षा देखेंगे ना यहाँ तक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल इस बाहर के अक्षर को देख लेते हैं कि 2 लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लिखे 3 तो वर्ग 3 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। वाह्यतम कक्षा अगर 2 है तो 2 तो यहाँ भी लिखा है ना, तो फिर पूरी कक्षा 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप देखें, एस उपकोष में है 2 और पी उपकोष में है 3, तो कुल मिलाकर दूसरी कक्षा में तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हुए ना, तो वर्ग क्या हुआ, रोमन नंबर्स में 5 को लिख देंगे 5th, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी उपकोष में, तो 5th ए, तो नाइट्रोजन 5th ए वर्ग नहीं होता। देख लें आप आवर्त सारणी से। देखिए कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि वो बाहर की कक्षा का मतलब केवल बाहर वाले अक्षर से समझ लेते हैं। तो आप ये चेक जरूर कर लें कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो कहीं किसी और उपकोष के सामने तो 2 नहीं लिखा है। इस बात को देख लें, यदि किसी और उपकोष के सामने 2 लिखा है तो उस उपकोष के प्लस इस वाले उपकोष के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, आपके विद्यालय में आप जैसे मान लीजिए 11th क्लास में, तो आपके विद्यालय में 11th के मान लीजिए 3 सेक्शन है भाई। 11th ए में 20 बच्चे हैं, 11th बी में 30 बच्चे हैं, और 11th सी है कोई सेक्शन, वहां 10 बच्चे हैं मान लीजिए। तो कोई आपसे पूछे कि आपके स्कूल की 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ऐसे थोड़ा ना बताएंगे, आप तो टोटल बता देंगे भाई 20 + 30 + 10, कि 60 बच्चे हैं हमारे स्कूल में कक्षा 11 में। तो ऐसे यहां पर है, आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी कक्षा बाहर है तो दूसरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप पी सेक्शन के भी बताएंगे, एस सेक्शन के भी बताएंगे। तो दूसरी के एस में और दूसरी के पी में 2 यहाँ 3 यहाँ 5 है, तो 5th ए होगा। इस प्रकार से बात कर लेते हैं 9 फ्लोरीन, 1s2 2s2 और ये आ रहा है 2p5, 2 2 4 और 5 9। तो बाह्यतम कक्षा दूसरी है और ये 2 यहाँ भी लिखा है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखें दूसरी में कितने हैं, 2 ये हैं 5 ये हैं 7, तो इसका वर्ग क्या होने वाला है 7, 7th। चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे 7th ए। तो ये जो मैंने तत्व लिखे हैं इनके केवल बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण है, इसलिए बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको मैं उसका वर्ग नंबर लिख रहा हूं। ऐसे ही बात करते हैं सोडियम की, भाई 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। आप देखेंगे सबसे बाहर की कक्षा तीसरी है, क्योंकि देखिए दूसरी तो पूर्ण हो चुकी है, यहाँ दूसरी के पी में 6 है और दूसरी के एस में 2 है, तो 6 और 2 8 हो चुके हैं, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण माने जाते हैं। तो केवल तीसरी कक्षा ही अपूर्ण है, और तीसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 1, तो इसलिए इसका वर्ग कितना होने वाला है 1, माने फर्स्ट होने वाला है इसका वर्ग। और एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए क्या लिखने वाले हैं हम ए, वर्ग क्या लिखने वाले हैं ए, फर्स्ट ए में ही होता है सोडियम। इसी प्रकार से बात करते हैं मैग्नीशियम मान लीजिए, या चलिए मैग्नीशियम ही लिख देते हैं 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12। आप देखें केवल बाह्यतम कक्षा को देखेंगे तो बाह्यतम कक्षा यहीं 3 लिखा और कहीं तो 3 लिखा नहीं, तो इसी में 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले दूसरी कक्षा है उसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, पहली कक्षा में 2 हैं तो पहली में 2 पूर्ण होते हैं, दूसरी में 8 पूर्ण माने जाते हैं, तो तीसरी में 18 होने चाहिए थे लेकिन तीसरी में 2 ही हैं, तो इसलिए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आप कह देंगे वर्ग है, वर्ग संख्या है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग हो जाएगा सेकंड। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आ रहा है तो सेकंड ए। तो इस प्रकार से पहला नियम कंप्लीट हो रहा है। आप इसके अलावा ऑक्सीजन में कैलकुलेट करके देख लो, चलिए लिख देता हूं 1s2 2s2 और 2p4, 2 2 4 4 8। तो आप देखिए दूसरी कक्षा बाह्यतम है तो 2 यहाँ भी लिखा है, तो इसमें देखेंगे दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ 4 यहाँ 6 हो रहा है, तो वर्ग क्या होगा 6th। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आ रहा है 6th ए। इसी के नीचे देखिए ग्रुप में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के वर्ग में सल्फर आता है नीचे, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसको काउंट करें 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब आप देखो बाह्यतम कक्षा तीसरी है तो 3p है तो 3s भी तो लिखा है, तो पूरी यहाँ तक है। तो इससे पहले देखें तो आप पूरी हो चुकी है कक्षा, क्योंकि दूसरी में कितने हैं 2 और 6 8 और यहाँ पहली में कितने हैं 2, तो केवल तीसरी अपूर्ण है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 यहाँ है 4 यहाँ है 6, तो वर्ग क्या होगा इसका 6th ही होगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है पी उपकोष में आ रहा है, तो इसलिए इसका वर्ग क्या होगा ए। और बात भी सही है, ऑक्सीजन का भी 6th है, सल्फर का भी 6th है। ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर नीचे आता है, ठीक है ना। ऊपर नीचे कैसे आते हैं ये भी मैं बता दूं। देखो
जैसे मैंने यहाँ पर वर्ग लिखा है, आवर्त ज्ञात करना मैं पहले बता चुका हूं। अगर मैं इनके लिए आवर्त भी कहूं लिखने के लिए तो देखिए इसका आवर्त कितना होगा 1, क्योंकि बाह्यतम कक्षा पहली है। इसका आवर्त क्या होगा 2, इसका आवर्त कितना होगा 2, क्योंकि बाह्यतम कक्षा, इसका आवर्त भी 2, इसका आवर्त 3 होगा क्योंकि बाह्यतम कक्षा तीसरी। इसका आवर्त की बात करें तो 3 होगा, इसके आवर्त की बात करें तो 2 होगा, इसके आवर्त की बात करें तो 3 होगा। तो जब इसका आवर्त 2 है और इसका आवर्त 3 है तो 2 पहले आया होगा, 3 नीचे आया होगा। तो इस, और जब ग्रुप इनका दोनों का एक है, वर्ग तो दोनों का एक है, 6 और 6, ये आवर्त 2 में है, ये आवर्त 3 में है, तो इसलिए ऑक्सीजन ऊपर होगा और सल्फर नीचे होगा। तो इस प्रकार से ऐसे तत्वों के लिए मैंने नियम लिख दिया है जिनकी केवल बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण है। तब ऐसी स्थिति में बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस तत्व की वर्ग संख्या कहलाएगी। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसी अपयुक्त कोष में आएगा तो उपवर्ग ए लिखेंगे, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आएगा तो उपवर्ग बी लिखेंगे। तो इस पहले नियम को, वर्ग ज्ञात करने का जो पहला नियम है, इसको आप अपनी कॉपी पर उदाहरण सहित नोट कर लेंगे। और इसके अलावा ऐसे सारे तत्वों के वर्ग ज्ञात करके देखेंगे जिनकी केवल बाह्यतम कक्षा ही अपूर्ण है। इसके बाद मैं आपको वर्ग ज्ञात करने के अन्य नियम बताऊं। तो देखिए वर्ग ज्ञात करने का ये दूसरा नियम है। मान लीजिए आपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे वर्ग पता चलना है, आवर्त भी उसी से पता चला था। यदि आपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहर की कक्षा पूर्ण हुई, पूर्ण होने का मतलब होता है अष्टक पूर्ण होना, माने उसमें 8, 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन हुए, तब आप ऐसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में से 8 घटा लेंगे, आपको शून्य मिलेगा। वो शून्य उन तत्वों का वर्ग संख्या कहलाएगी। मैंने एक बार फिर से सुन लीजिए, आपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आए, माने उसका अष्टक पूर्ण है, पूर्ण ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण माना जाता है। तब आप इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से 8 घटाएंगे, तो 8 में से 8 घटाएंगे शून्य आएगा। फिर ऐसे तत्वों का वर्ग शून्य होता है। लेकिन यहाँ हीलियम में थोड़ा सा देखिए, मैंने अभी आपको कहा भी था कि हीलियम का भी बताऊंगा। तो पहले हम नियोन का करके देखते हैं। 10Ne, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। तो बाह्यतम कक्षा आप दूसरी देखें तो 2 यहाँ भी लिखा है। इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे बाह्यतम कक्षा में 6 और 2 8 हो रहा है, तो 8 है इलेक्ट्रॉन। यदि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है माने अष्टक पूर्ण है, माने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण माना जाता है। तब आप इन 8 इलेक्ट्रॉनों में से 8 संख्या घटाएंगे, क्योंकि 8 से ज्यादा तो वर्ग होते नहीं, इसलिए 8 घटा रहे हैं। तो आपको मिलेगा शून्य, और ये जो शून्य मिल रहा है तो यही इसका वर्ग है। और शून्य के पीछे ना ए लिखा जाता है ना बी, क्यों? क्योंकि शून्य वर्ग आवर्त सारणी में केवल अकेला है, और आपने लिखा भी देखा होगा शून्य शून्य लिखा होता है, उसके पीछे ए या बी वर्ग का प्रयोग नहीं करते। कभी आप ये कहने लगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो उपयुक्त कोष में आ रहा है तो ए लिखो, अरे भाई शून्य ये होता ही नहीं, शून्य शून्य होता है, तो ये 0 वर्ग है। इसके बाद अगर हम बात करें 18 ऑर्गन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 6 10 2 12 और 6 18। तो बाह्यतम कक्षा तीसरी है तो 3 यहाँ भी लिखा है, तो इसमें देखें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 8 घटाएंगे आपको 0 मिलेगा, तो 0 वर्ग है इसका। अगर बात करें जिनॉन, भाई 36 होता है, तो ये सब ऐसे आएगा, लास्ट में है 4s2 4p6 आएगा। तो आप देखेंगे 8 आ रहे हैं तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, माने अष्टक पूर्ण होने पर उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, उसमें से 8 घटाने पर 0 मिलेगा, तो 0 वर्ग होगा। बात अगर हम हीलियम की करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 1s2 होता है। तो एक्चुअल में इसकी पहली कक्षा ही लास्ट है, और पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते भाई, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है, तो इसलिए इसको 0 वर्ग में माना गया। कभी आप ये कहने लगे भाई 2 में से 8 क्यों नहीं घटाया, एस तो -6 आ जाएगा, फिर वो वर्ग थोड़ा हो जाएगा। तो इसको इसलिए माना गया है क्योंकि हीलियम की पहली कक्षा ही लास्ट कक्षा होती है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा में बोरवरी नियम के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन पूरे माने जाते हैं, माने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की स्थिति में इसका वर्ग भी 0 है, इसलिए 0 वर्ग में ये तत्व आते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से वर्ग डिसाइड कर रहे हैं, तो ये नियम नंबर 2 हो जाता है। इसके बाद हम नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट नियम भी है वर्ग ज्ञात करने का। तो देखिए ये है वर्ग ज्ञात करने का तीसरा नियम, जो कि लास्ट नियम भी है। इस नियम में यह है कि अब आपने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण आए। मान लीजिए बाह्यतम 2 कक्षाएं अपूर्ण है,
तो आपने क्या करना है, उन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है और उसमें से 8 घटा लेना है। तो उन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़कर आप उसमें से जब 8 घटाएंगे तो जो घटाने पर संख्या मिलेगी वो उस तत्व की वर्ग संख्या कहलाएगी। लेकिन वहां एक सिचुएशन बनेगी, अगर मान लीजिए 8 घटाने पर संख्या 8 या 8 से ज्यादा मिले तो फिर उसका वर्ग 8 ही होगा। मैं आपको ये करके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहां लिखा है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण आए तब इन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें से 8 घटा लेते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है, माने 8 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। परंतु यदि 8 घटाने पर भी संख्या 8 या 8 से अधिक प्राप्त हो, माने आपने 8 घटाया, उन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर, जो दोनों कक्षाएं अपूर्ण थी उन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें से 8 घटाया, तो आपको जो संख्या मिली वो 8 या 8 से ज्यादा मिली, तब उसकी वर्ग संख्या 8 ही होगी। और 8 के पीछे ए बी कुछ नहीं लिखा जाता क्योंकि 8 3 वर्ग हैं उसके। तो देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ऐसी स्थिति स्कैंडियम माने डी ब्लॉक, डी कोष जिनमें आएगा, माने जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति तब क्रिएट होती है। तो स्कैंडियम 21 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब आप देखिए इसकी बाह्यतम 2 कक्षाएं कैसे अपूर्ण है। पहले तो आप बाह्यतम कक्षा पर जाइए, बाहर की सबसे है चौथी, तो चौथी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, तो अपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि पहली में ही 2 अपूर्ण माने जाते हैं। फिर चौथी से पहले कौन है तीसरी, तो तीसरी एक तो यहां लिखा है और एक ये लिखा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ना अब जहां जहां 3 लिखा है, तो तीसरी के एसओ कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी के पी में 6 है और तीसरी के डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हैं भाई 2 और 6 8 और 1 9। तो तीसरी में या तो 8 होते या 18 होते, लेकिन तीसरी में है 9, तो तीसरी भी अपूर्ण है और चौथी भी अपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति देखिए स्कैंडियम में बन रही है। तब ऐसे तत्वों के वर्ग के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। तो 9 तो देखिए तीसरी में हो रहे हैं और चौथी में 2 हो रहे हैं, तो सीधे ऐसे जोड़िए 2 6 8 2 10 और 1 11, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 11। इधर लिख देता हूं, इसमें से आप घटाएंगे 8। 8 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि वर्ग अधिकतम 8 है और 11 है हो रही थी ना भाई, दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़कर 11 हो रही, तो वर्ग कोई 11 तो है नहीं, इसलिए 11 में से 8 घटाया तो आपको मिला 3, तो इसका वर्ग होगा 3। तो 3 को आप रोमन नंबर्स में लिखेंगे, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ऐसे थर्ड। अब इसका जो उपवर्ग होगा वो आप ऐसे पता करेंगे कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वो आ रहा है डी कोष में। भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी कोष में आया है ना, भले ही कक्षा बाहर की चौथी थी लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आया। तो जब डी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है तो वर्ग मैंने क्या लिखने के लिए कहा था बी, तो थर्ड बी ऐसे होगा। इसलिए तो देखो सीधी सी बात है, जब आपने दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ी तो आपने पढ़ा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो उपवर्ग लिखे हुए हैं वो ए लिखे हुए हैं और जो बीच में डी ब्लॉक है उसके उपवर्ग सारे क्या लिखे हुए हैं बी। तो वो डी ब्लॉक तभी तो होगा जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आएगा, और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आएगा तो वो डी ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा तो उपवर्ग क्या होगा बी होगा। इसलिए मैंने वो नियम लिखवा दिया कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एस या पी कोष में प्रवेश करेगा तब हम उपवर्ग लिखेंगे ए, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करेगा तब हम उपवर्ग लिखेंगे बी। इसी प्रकार से और तत्वों का करके देखते हैं। भाई 22 टाइटेनियम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 हो जाएगा। इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, 22 हो गए। तो आप देखेंगे चौथी अपूर्ण है, तीसरी भी अपूर्ण है, क्योंकि तीसरी में कितने हो रहे हैं 2 6 8 और 2 10, तो या तो 18 हो या 8 हो, लेकिन ये 10 हो रहे हैं। तो आप इन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ें तो 10 इसमें और 2 इसमें 12 हो रहे हैं। 12 में से 8 घटाएंगे आएगा 4, तो 4 को रोमन नंबर में लिखेंगे फोर्थ, और चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आ रहा तो इसलिए फोर्थ बी। इसके बाद बात करते हैं 23 वैनेडियम की। मैं 30 तक बता देता हूं, देखिए आपको 3d3। तो आप देखेंगे चौथी अपूर्ण है और तीसरी भी अपूर्ण है। चौथी में 2 है और तीसरी में 6 2 8 और 3 11 हुए हैं, तो 11 और 2 13, दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़े, 13 में से 8 जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा फिफ्थ।
अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी डी कोष में आ रहा है तो इसको बोलेंगे 5th बी। बात करें 24 क्रोमियम की तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आता है तो इसको 3d5 करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं आप 1 करते हैं। तो अगर आप चौथी कक्षा को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है और तीसरी को देखें तो 6 2 8 और 5 13 है तो ये भी अभी इनकम्प्लीट चल रही है। तो 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़े तो 14 में से 8 जाएंगे 6 और इसको रोमन नंबर्स में लिखेंगे इस टाइप से 6 बी का इलेक्ट्रॉन का तत्व है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आ रहा है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि यदि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण आ रहे हैं तो हम उन दोनों बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ रहे हैं, उसमें से 8 घटा रहे हैं, जो संख्या मिल रही है वो उसका वर्ग है। चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसी स्थिति में डी कोष में प्रवेश कर रहा है तो उसको हम वर्ग बी लिख रहे हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए 24 क्रोमियम के बाद के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो मैं अभी आपको लिखूंगा। पहले बोर्ड पर जितना मैंने मटेरियल आपके लिए लिखा है नियम नंबर 3 और ये उदाहरण इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं 25 मैग्नीज। चलिए इसको यहीं लिख देता हूं 25 Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो चौथी केस में 2 है अपूर्ण है। तीसरी में आप चेक करें तो देखिए 2 6 8 और 5 13 हो रहे हैं तो ये भी अपूर्ण है। तो 13 और 2 15 इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षाओं के जोड़ेंगे, 15 में से 8 जाएंगे 7 तो इसको आप लिखेंगे 7th। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आ रहा है तो 7th बी। इसके बाद बात करते हैं 26 Fe माइनस आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 4s2 तक 20 हो जाते हैं, 3d6 तक 26 हो गए। तो आप चौथी कक्षा को देखें वो इनकम्प्लीट है। तीसरी को देखें तो देखिए 6 यहाँ लिखे हैं, 6 यहाँ लिखे हैं, 12 और 2 14 हो रहे हैं तो अभी तीसरी इनकम्प्लीट है, या तो 18 हो या 8 हो। इनकम्प्लीट है तो 14 और 2 ये 16 में से 8 जाएगा 8 तो 8 को रोमन नंबर में लिखेंगे 8th। अब उसके पीछे ए बी कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन भले डी कोष में आ रहा है लेकिन 8th के 3 वर्ग हैं, 8th उसमें ए बी सी कुछ नहीं होता है, वो वर्ग नहीं होता है, 8th ही होता है, इसलिए 8th रहने देंगे। बात करें 27 कोबाल्ट की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो चौथी इनकम्प्लीट है, तीसरी भी इनकम्प्लीट है अभी भी। 6 2 8 और 7 15 हो रहे हैं ना, 2 ये जोड़ेंगे 17 में से 8 जाएंगे 9। अब देखिए स्थिति आई 8 घटाने पर भी संख्या 8 या 8 से ज्यादा आ गई है, तब ऐसी स्थिति में 9 नहीं लिखेंगे, इसका वर्ग 8th ही होगा। लेकिन कौन सा वाला 8th होगा भाई? 8 आने पर तो 8th वर्ग पहला वाला 8th वर्ग हो गया, 9 आने पर वो 8 से 1 ज्यादा है, माने अगला वाला 8th वाला वर्ग हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 28 निकल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। चौथी इनकम्प्लीट है, 2 है। तीसरी को देखिए 2 6 8 और 8 16 तो अभी भी इनकम्प्लीट है तो 16 और 2 18 में से 8 जाएंगे 10 तो घटाने पर 8 से ज्यादा आ रहा है इसलिए वर्ग 8th ही होगा। अब ये 2 ज्यादा है, 8 से 2 ज्यादा है तो ये तीसरे नंबर का 8वां वर्ग होगा। भाई 8 आया तो 8वां वर्ग हो गई, 9 आया तो उससे आगे का वर्ग होगा, 10 आया तो उससे भी आगे का 8th वर्ग होगा, क्योंकि 3 वर्ग होते हैं ना 8th। बात करते हैं 29 कॉपर। इसको जरा ध्यान से देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 या 4s1 3d10 होता है, क्योंकि d9 की कंडीशन बनती है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते हैं। अब आप चौथी कक्षा को देखिए तो अधूरी है, लेकिन तीसरी को देखिए अब ध्यान से। भाई तीसरी को देख रहे हैं तो क्या हुआ है 6 2 8 और 10 18 हो गए हैं, तो तीसरी इस समय कंप्लीट हो गई है। तो अब तीसरी के इलेक्ट्रॉन चौथी के साथ नहीं जोड़ेंगे, अब केवल चौथी कक्षा को ही देखेंगे, क्योंकि तीसरी कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो वर्ग इसलिए क्या होगा? फर्स्ट। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन आ तो डी कोष में रहा है तो फर्स्ट बी होगा। ये बड़ी ध्यान देने की बात। तो आप ध्यान से देखिए, अब तीसरी कक्षा तो पूर्ण हो चुकी है,
केवल बाहर की कक्षा ही अपूर्ण थी तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम वर्ग कहेंगे, जो कि मैंने पहले नियम में कहा था। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आने की वजह से वो वर्ग के लिखेंगे बी। और आप देखिए कितना कोई कुछ चीजें अपवाद बताते रहते हैं, अरे कहाँ का अपवाद हुआ, आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पर ही उसका वर्ग ठीक डिसाइड हो रहा है। तो यह अपवाद नहीं है, नियम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो रहा है। तो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस नियम को बनाया, कितने सही तरीके से लॉजिकल एक्सप्लेन किया, तर्क संगत बात बताई कि आपका अगर कहीं D9 या D4 है तो D4 को D5, D9 को D10 कर लेते हैं, क्योंकि अर्ध अवस्था या पूर्ण अवस्था में कोई कोष स्थायी होता है। साथ ही इस नियम का भी पालन हो रहा है कि इसके हिसाब से ऐसा करने से उस तत्व का वर्ग भी ठीक आ रहा है, क्योंकि कॉपर फर्स्ट भी नहीं होता है। बात करें 30 Zn की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही अधूरी है क्योंकि तीसरी पूर्ण है। देखिए 3 के s में 2 यहाँ लिखे, 3 के p में 6 लिखे, 3 के d में 10, तो 2 6 8 और 10 18, तीसरी में 18, तो 14 ही अपूर्ण है। और चौथी में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसलिए 2 को रोमन नंबर में लिखेंगे सेकंड, तो वर्ग सेकंड हुआ। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन आया तो डी कोष में, तो सेकंड बी। तो इस प्रकार से आपने इनकी वर्ग डिसाइड की। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्ग और आवर्त ज्ञात करना बताया। आवर्त में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवर्त तो सीधी सी बात है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, जो बाहर की कक्षा है उसे आवर्त कह दो। भाई ये जैसे हैं सब तीसरी के डी, तीसरी के डी, तीसरी के डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सबसे बाहर की कक्षा तीसरी नहीं हुई, गिनती के हिसाब से तो चौथी बाहर हुई ना। तो जो चौथी बाहर हुई तो आवर्त इन सबका क्या है? 4। मानिए जो 10 के 10 तत्व लिखे हैं सबका आवर्त क्या है? 4। लेकिन वर्ग डिसाइड करने में 3 नियम है। पहला नियम, यदि केवल बाहर की कक्षा ही अपूर्ण हो तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन हो वो उसकी वर्ग संख्या। दूसरा नियम क्या है? यदि बाह्यतम कोष माने सारे कोष पूर्ण हो तो बाह्यतम कोष में माने जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें से 8 घटा लो, तो उसमें 8 होंगे तो 8 में से 8 गए 0, 0 वर्ग। और यदि मान लीजिए बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण हो तो उन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें से 8 घटाएं, जो संख्या मिले वर्ग। और यदि घटाने पर संख्या 8 या 8 से ज्यादा मिले तो उसको 8th वर्ग ही कहते हैं। उपवर्ग डिसाइड करने के लिए पहले लाइन लिखा दी कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकोष में प्रवेश करे तो उपवर्ग ए, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करे तो उपवर्ग बी लिखते हैं। तो इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैंने आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में, उसकी क्या कमियां क्या विशेषताएं हैं, साथ ही 100 परमाणु क्रमांक से अधिक परमाणु क्रमांक के तत्वों का IUPAC नामकरण किस प्रकार किया गया, आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। साथ ही महत्वपूर्ण टॉपिक, किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कैसे निश्चित करते हैं, अर्थात किसी तत्व का आवर्त और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, समझाकर लिखाया। इसको आपने अपनी कॉपी पर नोट निश्चित कर ही लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि देखिए लिखित मटेरियल हमारे पास उपलब्ध रहे, ठीक से लिखा हो, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए देखिए कितनी मेहनत से इस बोर्ड पर लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं केवल मौखिक रूप से समझा देता तो हो सकता है आपको टॉपिक समझ में आ जाता, लेकिन जब लिखा हुआ रहेगा तो कभी आप भूलेंगे, तो एक बार वीडियो प्ले करके उसको रिवाइज करेंगे और लिखा हुआ रहेगा तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं चीजें। जब आपके पास लिखित में रहेगा तो आपको स्थायी ज्ञान रहेगा। इसके बाद जब नया लेक्चर आएगा, उस नए लेक्चर में हम अभी तत्वों का वर्गीकरण एक आधार पर और रह गया है, एक वो छोटा सा टॉपिक, और साथ में चूंकि चैप्टर चल रहा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, तो तत्वों का आपका आवर्त वर्गीकरण तो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा वर्गीकरण पढ़ने के बाद जिस बात के लिए आवर्त सारणी बनाई गई, अर्थात गुणों, तत्वों के गुणों का अध्ययन आसान हो जाए, उन गुणों को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जो लेक्चर हैं उनको रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।